एनीवे लेट अस स्टार्ट। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 है। इट इंक्लूड्स ओनली एंड ओनली थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स, जिसको आपको बहुत ध्यान से लेके चलना है। आपको मैंने बताया था कि जो बैलेंस शीट हम प्रेजेंट करते हैं वो कौन सा वर्जन होता है प्रेजेंटेशन का बैलेंस शीट का, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल वर्टिकल में गड़बड़ हुई थी, फिर हमने चेक करा था, पता चला था क्या था वो, वर्टिकल था। हॉरिजॉन्टल जो होता है वो पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप वाले बनाते हैं। ठीक है जी। चैप्टर 2 हमारे पास है, ऊपर दिख ही रहा होगा आपको लिखा हुआ। इसमें हम पढ़ेंगे थ्योरेटिकली व्हाट आर द वेरियस टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यहां देखिए आपके सामने। ठीक है जी। इधर लिया हम लोगों ने टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होते हैं हमारे पास, ये पहला टूल्स हमारे पास होता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। अब ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट दो तरह का होता है। कंपैरेटिव उसको बोलते हैं हम लोग इनकम स्टेटमेंट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, जिसे कि हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं। और दूसरा होता है हमारे पास बैलेंस शीट। ऐसे करके ये हमें बताता है इनकम, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। क्या मैंने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम डिस्कस कर लिए थे ना आपके साथ में चैप्टर नंबर 1 में? नाइस। ये बैलेंस शीट होती है। इधर नंबर 2 हम बोलते हैं क्या, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। ये भी दो तरह का होता है, इनकम स्टेटमेंट, और इधर होती है क्या हमारे पास बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट को फिर से हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं। बैलेंस शीट सबको मालूम, बैलेंस शीट को पोजीशन स्टेटमेंट हम लोग बोलते हैं। दिख रहा है बोर्ड में? थोड़ा लड़कों को माहौल कुछ और चाहिए था इसलिए कर दिया, अदरवाइज जला दें। ठीक है। लाइट लाइट है? अबे लाइट जला दूं? हाँ। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, ऐसे में फिर रिफ्लेक्शन उल्टा आ रहा है। नंबर 3 ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस होता है, ट्रेंड एनालिसिस होता है। इसे बेसिकली कई बार ट्रेंड परसेंटेजेस भी बोलते हैं, परसेंटेजेस ऐसे भी बोला जाता है, ट्रेंड परसेंटेजेस भी बोला जाता है। ट्रेंड एनालिसिस जो है ट्रेंड परसेंटेजेस भी बोलते हैं। नंबर 4 रेशो एनालिसिस। नंबर 5 स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन ये दो तरह का होता है। ए ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कैपिटल, ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कैपिटल। बी ऑन द बेसिस ऑफ कैश। ये जो वर्किंग कैपिटल बेसिस पर, इसको बोलते हैं हम लोग फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। और जो कैश बेसिस पर उसका नाम होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऐसे करके फंड्स फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट दो तरह से। अब जरा जानिए, ये जो था ये वाला, दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, दिस इज इन योर सिलेबस। ये भी आपके सिलेबस में नहीं है और ये आपके सिलेबस में है। लेकिन सीयूटी मैया की जय, सब कुछ सिलेबस में है इसको छोड़कर, क्योंकि एनसीईआरटी में ये नहीं दे रखा है। बाकी तो ट्रेंड परसेंटेज हल्का फुल्का एग्जाम्पल आपको दिख जाएगा, ये सब आपके। इसे लिख तो लो भाई, जानना तो जरूरी है। ये हमारे पास क्या है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम चैप्टर की बात करते हैं,
उस चैप्टर के अंदर जो थियोरेटिकल कंटेंट्स हैं वो सब ये होता है। मतलब बेसिकली हम बोले कि हाउ टू एनालाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ब्रॉडली, उसके अंदर ये चीजें निकल कर आती हैं। ये सारी चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने की होती हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स है, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स है, ट्रेंड परसेंटेजेस है, रेशियो एनालिसिस है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कैपिटल, ऑन द बेसिस ऑफ कैश। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश बेसिस पर होता है और वो फंड्स फ्लो स्टेटमेंट होता है। कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फंड्स फ्लो स्टेटमेंट नहीं दिखाना होता, कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखाना होता है। आपने देखा होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट्स, और चौथा क्या होता है आपके पास, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है जी, यहां तक चीजें क्लियर है। चलिए, अब आपको क्या करना है, अपनी अपनी बुक खोल लेनी है। अपनी बुक खोल लेंगे, उस पर शुरू करते हैं। पेज नंबर निकाल लीजिए मेरे साथ साथ। पिछले चैप्टर में तो किसी का कोई डाउट नहीं लग रहा होगा शायद, देखिए जरा पिछले चैप्टर में। तो आपकी बुक में जो है चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 डील्स विद थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इसीलिए मैंने सिर्फ चैप्टर 2 लिखा है। और इसके अंदर आपको दिखेगा, नोट कर लिया इसे, तो डिस्कस करें फर्दर। बोलो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है? अ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी इन ऑर्डर टू डिराइव द रिक्वायर्ड रिजल्ट्स। आपकी बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू अंडरस्टैंड एंड टेक इकोनॉमिक डिसीजंस। बिल्कुल चैप्टर 2 जो लिखा है, चैप्टर 2 इसके अंदर। एह, कितना देर लगाता है लिखने में? फिर हमने अगले पेज पे चलिए जरा, अगले पेज में दे रखा है आपके पास टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दे टॉकिंग अबाउट कंपैरेटिव एनालिसिस, दे आर टॉकिंग अबाउट कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, दे आर टॉकिंग अबाउट रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। ठीक है, जरा समझते हैं पहले। एक एक करके शुरू कर रहे हैं आपके सामने। डिटेल तो आपके सामने लिखी हुई है। ये जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट होता है ना, कंपैरेटिव, इस कंपैरेटिव स्टेटमेंट को हम लोग ना एक और नाम से भी पुकारते हैं, और ये दूसरा नाम जो है इसका, इसको कहा जाता है आपका हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। अब ये हॉरिजॉन्टल क्यों होगा बताओ तो जरा मुझे, हॉरिजॉन्टल कैसा होता है बताइए। हाँ, हॉरिजॉन्टल ऐसा, ऐसा ऐसे होगा, या ऐसे 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 होगा। ठीक है, यानी कि तो जो हमारी बैलेंस शीट बनती है वो हॉरिजॉन्टल होती है, वर्टिकल होती है? कंपनी की बैलेंस शीट, ठीक है, और पार्टनरशिप की हॉरिजॉन्टल होती है। ठीक है, अच्छा, यहाँ क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि हम बैलेंस शीट ले लें, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस ले लें, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, ऐसे हमारी क्या इंफॉर्मेशन सेम रहती है, और 1 2 3 4 साल पे हम क्या करते हैं, राइट सीधा लाइन के रूप में कंपैरिजन कर रहे होते हैं, इसलिए इसे हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। ठीक है जी। और जो नीचे वाला होता है, नीचे वाला कॉमन साइज, इसे वर्टिकल बोला जाता है, वर्टिकल। नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल एनालिसिस बोलते हैं। इनके और बहुत सारे नाम हैं। इनके नाम जो है ना, उनके सिनोनिम्स भी कई बार आपको एग्जाम में आते हैं, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन बनकर, कोई और तरह का क्वेश्चन बनकर। ऊपर वाला क्या बोला हमने, हॉरिजॉन्टल बोला, नीचे वाला क्या बोला हम लोगों ने, इसको वर्टिकल भी बोला। अच्छा, एक और चीज होती है पता है, ध्यान से समझना। ये जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट होता है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, इसको हम एक और नाम से भी पुकारते हैं, इसको एक दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है। और वो दूसरा नाम जानते हैं, वो है बेसिकली क्या? अबे हॉरिजॉन्टल तो हो गया, बोल तो दिया। इसके अलावा ये बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस की फॉर्म में बनता है। ठीक है, ये 2 या 2 से ज्यादा साल की इंफॉर्मेशन को आप प्लेस करते हैं टुगेदर, इसलिए इसको बोलते हैं। और इसको हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी बोलते हैं। एंड ये एक और तरीके से हम उसको बोलते हैं इंट्रा फॉर्म एनालिसिस। क्या बोलते हैं? इंट्रा फॉर्म एनालिसिस। इसको एक और नाम से पुकारा जाता है, यहाँ पर मैं लिख लूं इसको जरा, इसको एक और नाम से पुकारा जाता है इंट्रा फॉर्म एनालिसिस। अब जरा समझिएगा, क्या आपको मालूम है, आपके स्कूल में हाउस सिस्टम होगा ना, हाउस सिस्टम।
जैसे भव्य के स्कूल में कौन कौन से हाउसेज हैं बताओ तो जरा। गांधी, टैगोर, नेहरू और राधा कृष्ण, ऐसे ठीक है। बाकी किसी में क्या? हाँ, जॉन, अच्छा जी। और एक वो क्या कहते हैं स्टेप बाय स्टेप वालों के अलग तरह से हैं, तुम्हारे शिवनादर वालों के लायंस गाइडेड उस तरह का। और एक और है मेरे पास है वो लोटस वैली वालों के, वो बहुत अलग तरह के हाउसेज हैं उनके। तो हाउस सिस्टम जो होता है उसमें अगर कोई फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ तो क्या कहलाएगा वो? इंटर स्कूल कहलाएगा या इंटर स्कूल कहलाएगा? इंटर हाउस कहलाएगा, इंटर हाउस कहलाएगा, लेकिन इंट्रा स्कूल कहलाएगा। तो यहां हम क्या कर रहे हैं, फर्म की बैलेंस शीट का कंपैरिजन, फर्म की बैलेंस शीट का कंपैरिजन कर रहे हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल से, मतलब विद इन द फर्म हम कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है जी। तो इसे पुकारा जाता है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी, कंपैरेटिव स्टेटमेंट भी, और इंट्रा फर्म एनालिसिस भी, इसको इंट्रा फर्म एनालिसिस भी इसको बोला जाता है। ठीक है जी, इंट्रा फर्म एनालिसिस इसको उस नाम से भी पुकारा जाता है। और चलते हैं आगे थोड़ा सा। कॉमन साइज स्टेटमेंट है, इसे वर्टिकल स्टेटमेंट भी बोला जाता है। ठीक है जी, वर्टिकल स्टेटमेंट भी बोला जाता है। और ये बेसिकली इंटरफर्म तो ये भी नहीं है वैसे, वर्टिकल स्टेटमेंट है। हम क्या कर रहे हैं कि आपकी जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है आपके पास, जैसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हो गया या बैलेंस शीट हो गया, जैसे हमने क्या करा कि आपका जो सेल्स है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, उसका कंपैरिजन एक एक आइटम के साथ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कंपैरिजन अदर इनकम से कर लिया, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड से कर लिया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कंपैरिजन कर लिया किससे, ग्रॉस प्रॉफिट से, बिफोर टैक्स से। ऐसा हम करते हैं, मतलब मतलब एक ही साल की अलग अलग आइटम का कंपैरिजन करते हैं। थोड़ा आगे चलेंगे तो और डिटेल दिखेगी आपको। रेशियो एनालिसिस आपके सामने हम पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4 है। और उसके बाद आपका ट्रेंड परसेंटेजेस, ट्रेंड एनालिसिस जो होता है, इसे बेसिकली टाइम सीरीज एनालिसिस बोलते हैं। जब आप ग्रेजुएशन बीकॉम ऑनर्स करते हैं उसमें स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, तब दिखेंगे आपको ये चैप्टर। अभी तो दिखेगा नहीं ये वाला, पहले बहुत कभी सिलेबस में हुआ करता था, अब इस सिलेबस का पार्ट नहीं है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो होता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑन द बेसिस ऑफ कैश, उसे कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 लगता है यहाँ पर। ठीक है, ये तो टूल्स की बात करी हम लोगों ने। आइए जरा देखें कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। टूल्स हमने बोल दिया, दैट्स फाइन। टूल्स के बाद अगर हम लेके चलते हैं यहाँ पर क्या टाइप्स, टाइप्स लेके चलते हैं कौन कौन सी टाइप्स होता है, और दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। और टाइप्स पर एक क्वेश्चन 1 मार्कर का या 3 नंबर का जरूर से बनता है। इंटरनल एग्जाम होगा तो टीचर आपको 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेगा, और अगर बोर्ड एग्जाम होगा तो शायद 1 मार्कर के क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपसे पूछे जाएं। टाइप्स, सबसे पहले हम बोल रहे हैं क्या यहाँ पर, एक्सटर्नल एनालिसिस। एक्सटर्नल एनालिसिस नंबर 1, क्या मतलब है जरा कोई मुझे बताए, एक्सटर्नल एनालिसिस का क्या मतलब है? somebody from outside analyzing your books of accounts। जैसे याद करिए, मैंने आपके सामने डाबर की बैलेंस शीट दिखाई थी, डाबर का एनुअल रिपोर्ट दिखाया था। और डाबर की एनुअल रिपोर्ट को जो इंटरनल ऑडिटर थे वो तो उन्होंने क्या रखे थे, प्राइस वाटर हाउस कूपर रखे हुए थे, पीडब्ल्यूसी रखा हुआ था, और दूसरे जो थे चंडक एंड वामा करके कुछ रखे हुए थे। तो जो एक्सटर्नल ऑडिटर हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है, बाहर के लोग हैं। एक्सटर्नल एनालिसिस, जो भी आपके स्टेटमेंट का एनालिसिस कोई बाहर वाले लोग करते हैं उसे एक्सटर्नल एनालिसिस कहते हैं। ठीक है जी। और उनके पास क्या इंफॉर्मेशन होती है जिससे उनके पास वही जो एनुअल रिपोर्ट के कंटेंट होते हैं, ऑडिटर की रिपोर्ट होती है उनके पास, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस होता है उनके पास, बैलेंस शीट होती है, कैश फ्लो होती है, और नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं। उनके पास और ज्यादा इंफॉर्मेशन होती ही नहीं है, ये उसकी मदद से क्या करते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है जी। और ये एनालिसिस कौन करता है, जनरली इन्वेस्टर करते हैं, लेंडर करते हैं, क्रेडिटर करते हैं, गवर्नमेंट करती है, और रिसर्च एजेंसीज करती हैं। एक्सटर्नल एनालिसिस से बोलते हैं। ठीक है जी। और बाहर हमारी फर्म से बाहर के लोग, उनके पास लिमिटेड एक्सेस होता है डेटा का। दूसरा जो होता है हमारा, उसको बोलते हैं हम लोग इंटरनल एनालिसिस। इंटरनल एनालिसिस कौन करता है, कंपनी के अपने मैनेजर्स, कंपनी का जो ओनर्स हैं वो अपनी कंपनी का एनालिसिस करवाते हैं इंडिपेंडेंट एजेंसी से। जैसे मैंने बोला कि डाबर ने किससे कराया था, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स पीडब्ल्यूसी से करवाया था। ये जो एनालिसिस होता है, इट इज मेड टू रिव्यू एंड एनालाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का एनालिसिस हमें करना है, ये भी वही करते हैं, एक्सटर्नल वाले भी करते हैं। जनरली वो 1 साल का इंफॉर्मेशन देखते हैं, 2 3 4 साल का देखते हैं, इफ दे वांट टू इन्वेस्ट, इफ दे वांट टू असेस योर फाइनेंशियल वायबिलिटी। ये लोग भी क्या करते हैं, इंटरनल एनालिसिस। हम लोग खुद अपनी फर्म का एनालिसिस करते हैं, 1 2 3 4 साल का, अलग अलग सालों का एनालिसिस लेके चलते हैं।
ठीक है जी। और ये एनालिसिस जो है उसको हम एक दूसरे नाम से भी पुकारते हैं। इस एनालिसिस में ये एनालिसिस बेसिकली डिटेल होता है, इंटेंसिव होता है और एक्यूरेट होता है। बाहर वाला एनालिसिस में हम ये नहीं बोल सकते कि उसके अंदर एक्यूरेसी है और ये इंटेंसिव है। रीजन बीइंग वहां लिमिटेड एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है। ठीक है, ठीक है। वहां लिमिटेड एक्सेस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स हुआ करता है, लिमिटेड एक्सेस। यहाँ क्या होता है, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है। अब पीडब्ल्यूसी जो है इंटरनल ऑडिटर है, वो तो सारी इंफॉर्मेशन उसके पास है, जो भी उसे एनालाइज करना है इजीली एनालाइज कर सकता है वो। ठीक है जी। तो ये वाला जो है, ये वाला कौन सा वाला इंटरनल एनालिसिस, ये कंपनी करवाती है अपनी मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी को जज करने के लिए, एसेस करने के लिए। ठीक है। इसके बाद तीसरा आ जाता है हमारे पास क्या, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। वो तो हमने बताया था ना, टाइप को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी फर्म के बैलेंस शीट के कंपोनेंट को 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल तक आपने कंपैरिजन कर दिया, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कहते हैं। ठीक है जी। इसका एक दूसरा नाम भी होता है, इसको कहते हैं हम लोग टाइम सीरीज। इसको एक दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है, टाइम सीरीज एनालिसिस। इसको टाइम सीरीज एनालिसिस भी बोला जाता है क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, एक से ज्यादा टाइम पीरियड को आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। टाइम सीरीज एनालिसिस भी इसको बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल, अच्छा, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन 1 से ज्यादा साल की होती है, तो ये जरूरी थोड़ा कि जो इन्फॉर्मेशन 1 साल थी वही इन्फॉर्मेशन दूसरा तीसरा साल हो। तो इन्फॉर्मेशन कीप्स ऑन चेंजिंग, एंड एनीथिंग विच कीप्स ऑन चेंजिंग उसको बोलते हैं हम लोग डायनेमिक। एनीथिंग विच कीप्स ऑन चेंजिंग उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायनेमिक एनालिसिस। तो इसको हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं, इसको टाइम सीरीज भी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, डायनेमिक एनालिसिस भी, इस नाम से भी इसको पुकारा जाता है। ठीक है। और इसको हम लोग एक और नाम से भी पुकारते हैं, क्या, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। आ गया पीछे वाला। ठीक है। तो अगर जनरली आपके पास जो डिफरेंस आता है वो ये आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन डायनेमिक एनालिसिस एंड स्टैटिक एनालिसिस। तो हॉरिजॉन्टल यानी कि कंपैरेटिव साइज जो है वो वाला, टाइम सीरीज, डायनेमिक, और ये सब इसी का सिनोनिम्स है। पहला, दूसरा और तीसरा टाइप ऑफ एनालिसिस। चौथा एनालिसिस देखिए आपको, चौथा एनालिसिस, इसको बोलते हैं वर्टिकल एनालिसिस। वर्टिकल एनालिसिस, और वर्टिकल एनालिसिस में इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, एक और नाम से पुकारते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्टैटिक एनालिसिस। स्टैटिक का मतलब क्या हुआ कि आपके पास क्या है, एक ही साल है, आपके पास अलग अलग साल की इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जो मैं बोला था ना, कॉमन साइज, आप क्या करते हैं, आपके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बाकी आइटम से कंपेयर कर लेते हैं। आपकी एसेट्स और लायबिलिटी दे रखी है बैलेंस शीट में, आपकी एसेट्स को टोटल एसेट्स के साथ या टोटल लायबिलिटी के मार्जिन के साथ कंपेयर करके देखते हैं। तो ये वाला जो आपके पास है वर्टिकल, ये स्टैटिक होता है, और इसको एक और दूसरे नाम से पुकारा जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कंपेरेटिव। है, क्या बोल रहे हो दोबारा, सॉरी सॉरी, हाँ, कॉमन साइज, नॉट कंपेरेटिव, कॉमन साइज, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, इसको इस नाम से भी पुकारा जाता है। कॉमन साइज में आप क्या करते हैं, एक आइटम के कंपैरिजन में बाकी आइटम को कंपेयर कर लेते हैं। तो इन्फॉर्मेशन एक ही साल की रहती है, लेकिन एक ही साल की इन्फॉर्मेशन के अलग अलग कंपोनेंट को हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। वहां एक बैलेंस शीट, एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, और उसके कंपोनेंट सेम रहते हैं लेकिन उसके ईयर अलग अलग हो जाते हैं। तो वो हॉरिजॉन्टल होता है, ये क्या होता है, वर्टिकल फॉर्म में चलता है। ठीक है जी। और इसको एक और नाम से भी पुकारा जाता है, कॉमन साइज के अलावा इसको एक और नाम से भी पुकारा जाता है, उसको कहते हैं हम लोग क्या, क्रॉस सेक्शनल, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस के नाम से भी इसको पुकारा जाता है, क्योंकि एक सेक्शन का दूसरे सेक्शन के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं आप, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का एक्सपेंसेस के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, तो एक सेक्शन का दूसरे से कंपैरिजन करा, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस भी इसको बोला जाता है। ठीक है जी।
तो इनके अलग अलग नाम, सिनोनिम्स, ये आपको ध्यान रहने चाहिए सबके, दोनों के ज्यादातर इसी के अंदर होते हैं। अब एक आपके पास देख रहे हैं एक डिफरेंस है, ये कह रहे हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एनालिसिस, इसी के नीचे लिखा हुआ है, जल्दी से पढ़ के देख लेते हैं क्योंकि डिफरेंस अब आपको समझ में आएगा। सबसे पहले पीरियड, हॉरिजॉन्टल का पीरियड क्या होता है, सेम होता है या अलग अलग होता है? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस द पीरियड इज सेम और डिफरेंट, ठीक है। क्या होता है, आइटम सेम होते हैं लेकिन पीरियड क्या होते हैं? इट रिक्वायर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2 और मोर फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर्स, वहां इट रिक्वायर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ 1 पीरियड। कंपोनेंट और आइटम, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में क्या होता है, सेम आइटम्स ऑफ डिफरेंट पीरियड, सेम आइटम्स ऑफ डिफरेंट पीरियड हम लोग लेके चलते हैं। मतलब आपका क्या है, शेयर होल्डर फंड 2020, 21, 22, 23, 24 अलग अलग साल का एक ही आइटम है, अलग अलग साल का, लेकिन कॉमन साइज में क्या होता है? शेयर होल्डर फंड का कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? डेफर्ड टैक्स एसेट से कर रहे हैं, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी से कर रहे हैं, ट्रेड पेबल से कर रहे हैं। यू कैन डू दैट, वैसा कर सकते हैं आप। तो दूसरे वाले में क्या है, इट डील्स विद डिफरेंट आइटम्स ऑफ अ सेम पीरियड, डिफरेंट आइटम्स ऑफ अ सेम पीरियड। नेक्स्ट बोल रहा है इंफॉर्मेशन, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन इन एब्सोल्यूट फॉर्म एंड परसेंटेज फॉर्म। देखो भाई जरा, पहले हम क्या करते हैं, 2021 ले लिया, 2022 ले लिया, फिर हम देखते हैं कि 21 से 22 में कितना इंक्रीज हुआ। मान लो एक 5 लाख था, एक 7 लाख था, तो 2 लाख का इंक्रीज हो गया, इसे बोल दिया हम लोगों ने एब्सोल्यूट चेंज। हाँ, अच्छा, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन इन एब्सोल्यूट फॉर्म एंड परसेंटेज फॉर्म में। जैसे मान लिया जाए कि 2021-22 की इंफॉर्मेशन है 5 लाख, सपोज मैंने बोल दिया क्या, शेयर कैपिटल, और ये 2022-23 की इंफॉर्मेशन है 7 लाख। अब हम बोल रहे हैं एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट चेंज, ये एब्सोल्यूट चेंज कितना, 2 लाख का हो गया। अब मुझे बताइए परसेंटेज चेंज क्या होगा, 2 लाख डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर 5 लाख इंटू 100, दिस चेंज इज 40%। यानी कि जब हम बोल रहे हैं किसकी बात, हॉरिजॉन्टल यानी कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ये इंफॉर्मेशन देता है आपको एब्सोल्यूट फॉर्म में और परसेंटेज फॉर्म में। लेकिन दूसरा वाला क्या करता है, आपको वो इंफॉर्मेशन देता है सिर्फ परसेंटेज फॉर्म में। शेयर होल्डर फंड इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल लायबिलिटीज, ठीक है। नॉन करंट एसेट्स इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स, ऐसा इंफॉर्मेशन आपको देता है। यूजफुलनेस कहां जरूरी है, ये वाला, ये टाइम सीरीज एनालिसिस के रूप में यूज किया जाता है, ये क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस के रूप में यूज किया जाता है। डिफरेंस देख रहे हैं, कंपैरिजन ये पार्ट ऑफ कंपैरिजन है और ये स्टेप टुवर्ड्स कंपैरिजन, ये तो बेकार का डिफरेंस है, वैसे एक पॉइंट बढ़ाने के लिए कर दिया। ऊपर वाले तीनों ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा अच्छे हैं। तो जब भी कभी आपके पास क्वेश्चन आए डिफरेंशिएट बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो बेस ऑफ डिफरेंस में इंफॉर्मेशन जरूर से लिखना है, जरूर से लिखेंगे इंफॉर्मेशन। ये भी बोल सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन डायनामिक एंड स्टैटिक एनालिसिस, तो भी समझ जाना हॉरिजॉन्टल वर्टिकल की बात कर रहे हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन टाइम सीरीज एनालिसिस एंड क्रॉस सेक्शन एनालिसिस, तो भी क्या, वही तो बोल रहे हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल की जगह टाइम सीरीज और क्रॉस सेक्शनल बोल दें, 50% बच्चे गलत कर देंगे उसको, ये छोड़ देंगे उसको। तो सिनोनिम्स आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है जी। ये तो हुआ क्या, टाइप्स। एक और टाइप आपके पास आती है एंड दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। अब हम बोल रहे हैं यहां पर क्या, इंट्रा फर्म कंपैरिजन एंड इंटर फर्म कंपैरिजन, इंट्रा फर्म कंपैरिजन एंड इंटर फर्म कंपैरिजन। अभी बताया था थोड़ी देर पहले मैंने आपको, क्या इंटर फर्म का क्या मतलब, आपको मुझे बताए, इंटर फर्म ऑनलाइन वाले बताएंगे व्हाट इज इंटर फर्म। इशिता, इंटर स्कूल कंपटीशन का क्या मतलब है बच्चे, इंटर स्कूल, इशिता बोलो, इंटर स्कूल, डिफरेंट स्कूल। बिटवीन द स्कूल। और इंट्रा स्कूल का क्या मतलब हुआ, इंटर स्कूल का क्या मतलब हुआ, विद इन द स्कूल। एक होता है इंटर स्कूल, एक होता है इंटरनेशनल और इंट्रानेशनल। स्टेट की टीम जब आपस में खेल रही होती है तो क्या होता है, इंटर स्टेट होता है लेकिन इंटर नेशन होता है ना, और दूसरा इंटरनेशनल होता है, तो वही फर्क है यहाँ पर। अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं किसका, ये बोला हम लोगों ने क्या, इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन। तो इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन में क्या होता है, दिस इज बेसिकली व्हाट, विद इन द फर्म, विद इन द फर्म कंपैरिजन है। क्या है ये, विद इन द फर्म कंपैरिजन है, ठीक है जी। और इसको हम इसके नाम से पुकारते हैं,
ट्रेंड एनालिसिस भी बोलते हैं इसको, ट्रेंड एनालिसिस, और इसको एक और नाम से पुकारा जाता है टाइम सीरीज एनालिसिस। ये सिनोनिम्स की तरह यूज करते हैं। टाइम सीरीज जरूरी नहीं कि एक ही जगह, एक से ज्यादा दो जगह पे भी इस्तेमाल करी जाती है, मतलब अलग अलग टाइम इंटरवल में आप क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। तो जो इंट्रा फर्म कंपैरिजन है, विद इन द फर्म होता है। जैसे हमारी फर्म के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, हम परसेंटेज निकालते हैं ना वहां पर, कि भाई इस बार सेल्स जो है वो टोटल रेवेन्यू, मतलब टोटल रेवेन्यू, जैसे मतलब टोटल टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के साथ हम अदर इनकम भी जोड़ते हैं ना, तो अदर इनकम टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कितना है, या परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कितना है, या सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कितना है, वो परसेंटेज कैलकुलेट करके हम ट्रेंड डिसाइड करते हैं। याद है आपने पढ़ा था जब हमने गुडविल की वैल्यूएशन पढ़ी थी, गुडविल के कैलकुलेशन के ट्रीटमेंट में, तो बताया जाता था क्या कि इनफैक्ट जब हम रिटायरमेंट या डेथ करते थे, जब बंदे की डेथ होती थी, हम क्या बोलते थे, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज पार्टनर फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ईयर सेल्स एंड पास्ट ईयर प्रॉफिट, परसेंटेज निकाल लेते थे। या प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर विल बी टेकन एज एज अराइव्ड या एज रिसीव्ड या एज अर्न्ड इन प्रीवियस ईयर। तो एक बेस लेके चलते थे हम उस तरह से, वहां उसको लेके चल रहे थे। यहाँ भी वैसे ही होता है। और टाइम सीरीज बोलते हैं, इंटरफर्म कंपैरिजन बोलते हैं, ट्रेंड एनालिसिस भी बोलते हैं। दूसरा होता है आपके पास क्या, इंटर फर्म, इंटर फर्म कंपैरिजन, इंटर फर्म कंपैरिजन हमारे पास आया। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक इंटर फर्म कंपैरिजन, एक इंट्रा फर्म कंपैरिजन है। इंटर फर्म कंपैरिजन में क्या कर रहे हैं बताइए हम लोग, अ कंपैरिजन ऑफ टू और मोर एंटरप्राइजेस और फर्म्स, एक या एक से ज्यादा फर्म्स का कंपैरिजन, एक या एक से ज्यादा देश का कंपैरिजन, एक या एक से ज्यादा इकोनॉमी का कंपैरिजन, उसे हम इंटर फर्म कंपैरिजन बोलते हैं। ठीक है जी। और एक चीज और इसमें लिखा हुआ है, व्हेन अ सिंगल सेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ टू फर्म्स इज कंपेयर्ड, मान लो जैसे फर्म ए है और फर्म बी है, ठीक है, फर्म ए है और फर्म बी है, फर्म ए का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस और फर्म बी का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, उसका कंपैरिजन जब कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा, ये इंटर फर्म कंपैरिजन कहलाएगा। एक छोटा सा मुझे कंफ्यूजन लग रहा है आपकी यहाँ पर किताब के अंदर, इन्होंने क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस भी बोला है। व्हेन अ सिंगल सेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ टू फर्म्स इज कंपेयर्ड इट इज नोन एज क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। इस बात से मैं एग्री नहीं कर रहा। क्रॉस सेक्शनल का मतलब हुआ कि एक फर्म के एक सेक्शन का दूसरे सेक्शन के साथ कंपैरिजन करना, वो तो फिर इंट्रा फर्म हो गया ना। तो फिलहाल आई विल वेरीफाइड फ्रॉम एनसीईआरटी, फिलहाल आप ध्यान रखिए कि वो इंट्रा फर्म या इंटर फर्म कंपैरिजन है, क्रॉस सेक्शनल वाली बात यहाँ नहीं लगाएंगे अभी। ठीक है, विल कंफर्म एंड देन विल यूज दैट। क्योंकि क्रॉस सेक्शनल जो होता है, एक सेक्शन का दूसरे सेक्शन के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। ये बोल रहा है क्रॉस सेक्शन के लिए, व्हेन अ सिंगल सेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ टू फर्म्स इज कंपेयर्ड इट इज नोन एज क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। इंटर फर्म कंपैरिजन के लिए क्रॉस सेक्शनल शब्द यूज कर रहा है, जबकि बाकी जगह पे क्या करा है, क्रॉस सेक्शनल कहाँ यूज करा है, क्रॉस सेक्शनल देख रहे हैं कहाँ यूज करा है, क्रॉस सेक्शनल पिछले वाले में देखिए अगर हम लोग, तो उन्होंने यूज कहाँ पर करा है, ये वर्टिकल में करा है। और वर्टिकल, हाँ, व्हेन एनालिसिस मेड रिव्यू एनालाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वन ईयर ओनली, वहां यूज करा है इसको। तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना, पीछे क्या बोला यहाँ क्या बोला। एनीवे फिर विल वेरीफाई फ्रॉम एनसीईआरटी। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ये तो टाइप्स हो गया, वन मार्कर क्वेश्चन के लिए सफिशिएंट था। थोड़ा आगे चलते हैं, प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। भाई देखो, अगर मुझे एनालाइज करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो लॉजिकली मैं कैसे चलूंगा, क्रोनोलॉजिकली कैसे चलूंगा, कि मैं सारे के सारे आइटम को अरेंज करूंगा पहले, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस को, बैलेंस शीट को, नोट्स टू अकाउंट्स को, कैश फ्लो को सामने रखूंगा। सीक्वेंस क्या बनेगा कंपनीज एक्ट के हिसाब से, पार्ट 3 शेड्यूल 3 पार्ट 1 में बैलेंस शीट, पार्ट 2 में क्या हो जाता है, स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस, पार्ट 3 में नोट्स टू अकाउंट, और फिर कैश फ्लो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। फिर कंपैरिजन करता हूँ, एक साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, चौथे साल का, फिर एनालाइज करते हैं, और उसके बाद इंटरप्रिटेशन। हो गया प्रोसेस, अरेंजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसके बाद कंपैरिजन, उसके बाद एनालिसिस, फिर इंटरप्रिटेशन। यही तो है एनालिसिस। ठीक है जी। थोड़ा और आगे चलते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों एनालाइज कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। तो देखिए, ये बहुत जनरल चीजें हैं जो हमने 11th क्लास में, बचपन में आपके, आ, जब हम थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग से पहले वाले चैप्टर पढ़ते थे, बेसिक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, बेसिक अकाउंटिंग टर्म से भी पहले इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग वाला चैप्टर पढ़ते थे, उसमें पढ़ा था। यहाँ हम अकाउंटिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ अकाउंटिंग के एनालिसिस की बात कर रहे हैं। वट एवर इन्फॉर्मेशन, वट एवर द एंड रिजल्ट ऑफ अकाउंटिंग गिव्स अस,
एंड रिजल्ट ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है हमारे पास? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और नोट्स टू अकाउंटिंग, वो उसका जो हम एनालिसिस करें उसका पर्पस क्या होता है? नंबर 1, असेसिंग द अर्निंग कैपेसिटी और प्रॉफिटेबिलिटी। बहुत क्लियर है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। असेसिंग मैनेजरियल एफिशिएंसी, अगर आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अच्छा है तो आपके ऑपरेशंस बढ़िया जा रहे हैं, है ना? आपकी रेशोज अगर बढ़िया दिख रही हैं तो आप मार्केट में अच्छा कर रहे हैं, लोगों का कॉन्फिडेंस होगा आप पे, रेशो देख के तो इन्वेस्टमेंट करते हैं कई लोग। और असेसिंग शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द एंटरप्राइज, फाइनेंशियल, अगर आपकी करंट रेशो अच्छी है, आपकी क्विक रेशो अच्छी है, तो शॉर्ट टर्म की सॉल्वेंसी अच्छी है आपकी। अगर आपकी डेट इक्विटी, डेट ऑफ प्रोप्राइटरी रेशो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो वो बढ़िया जा रही है, तो आप लॉन्ग टर्म में सॉल्वेंट है। तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी का पता चलता है एनालिसिस से। इंटरफर्म कंपैरिजन आसान हो जाता है। मैं बोलूं, मुझे मुझे एसीसी सीमेंट और अंबुजा सीमेंट दोनों का कंपैरिजन करना है, तो ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा कि एसीसी की रेशो और अंबुजा की रेशो कैलकुलेट कर लें, दोनों सीमेंट 80 है, तो रेशो एनालिसिस से मेरा काम ज्यादा आसान हो जाता है, बजाय कि मैं उनकी अदर इनकम को अपनी अदर इनकम से कंपेयर करूं, उनकी रिवेन्यू फ्रॉम। अब मान लो जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट है, वो सीमेंट में नंबर 1 है इस समय, मान लो उसकी सेल्स होती है 2000 करोड़ की। अब मान लो अंबुजा सीमेंट है, उसकी सेल्स सिर्फ 500 करोड़ की होती है, लेकिन अल्ट्राटेक जो है वो 2000 करोड़ की सेल्स जो है 1500 करोड़ लगा के निकाल रहा है, और वो 500 करोड़ की सेल्स सिर्फ 100 करोड़ लगा के निकाल रहा है। तो ऐसे में तो ग्रॉस पे कंपैरिजन करना बेकार हो जाएगा ना, ऐसे में तो परसेंटेज में निकालना पड़ेगा कंपैरिजन, तो परसेंटेज का कंपैरिजन ज्यादा अच्छा होता है। मान लो एक एग्जाम में मनसिमर को मिलते हैं सिर्फ 700 नंबर, 700 मार्क्स, ठीक है, और मान लीजिए राघव को मिलते हैं 450 नंबर। अब किसके नंबर ज्यादा है? मनसिमर के। लेकिन मनसिमर को मिल रहे हैं 1000 में से 700, और राघव को मिल रहे हैं 500 में से 450। तो अब परसेंटेज निकालेंगे तो ज्यादा अच्छा कंपैरिजन बनेगा ना, तो ग्रॉस पे कंपैरिजन नहीं अच्छा होता। हमें उसकी सिचुएशन क्या है, उसकी सिचुएशन क्या है, उस पर भी ध्यान देना होता है। फोरकास्टिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ बजट, हमें बजट बनाना है, फोरकास्टिंग करनी है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें एनालिसिस चाहिए होता है। ट्रेंड एनालिसिस से हमें क्या पता चलता है कि हमारी सेल का ट्रेंड क्या है? भाई 10 साल पहले हमारी सेल 5% से बढ़ती थी, फिर 7% से बढ़ी, फिर 12% से बढ़ी, फिर 15 में बढ़ी, फिर लॉकडाउन हो गया, हमारी माइनस में चली गई, फिर अब धीरे धीरे इंक्लाइन हो रही है, तो हम परसेंटेज निकाल के कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपको मालूम है, जब आप पिछले सालों के ट्रेंड परसेंटेज को अपने सामने रखते हैं तभी तो आप अगले साल का बजट बनाते हैं। भाई आपको देखना है कि आपको सेल्स के लिए सेल्स बजट बनाना है आपको, और आपको मालूम है कि सेल्स आपकी ऑन एन एवरेज 5% के रेट से इंक्रीज होती है, तो आप 5 से 7% अपना पैसा लगा दीजिए सेल्स बजट में। बजट ऐसी तो बनता है, पिछले के पास ट्रेंड को हिसाब में रखकर आगे की कहानी आप क्लियर करते हैं, और एक्सप्लेनेबल और अंडरस्टैंडेबल होती है, इसका ऑब्जेक्टिव यही होता है। देखो, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस को पढ़ना और समझना सबके बस की नहीं होती है, लेकिन रेशो पढ़ना और समझना सबके लिए आसान हो जाता है। भाई इसकी ग्रॉस प्रॉफिट रेशो क्या है, उसकी नेट प्रॉफिट रेशो क्या है, इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, इसका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या है, इसका कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, मतलब यू कैन इजीली कैलकुलेट, यू कैन इजीली कोरिलेट विद द रेशो वाला पार्ट, इसलिए जरूरी बनता है, ठीक है। थोड़ा और आगे चलते हैं यहाँ पर। अब आया इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना, यूजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के क्या है, यूजेस कौन कौन से हैं, उसको हम लोग लेके चलते हैं यहाँ पर। क्या बोल रहे हो? हाँ, यूजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस लेके चल रहे हैं। किस किस कंडीशन में कहां कहां पर ये यूजेस हमारे क्या हो सकते हैं, इस्तेमाल हो सकते हैं, उसको लेके चलते हैं हम लोग, और इसमें काफी इंटरेस्टिंग चीजें आपके सामने आएंगी और कंफ्यूजिंग भी हैं। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस की फॉर्म में ये दिख सकता है, और जनरली क्या होता है कि स्कूल में भी अगर मैं बोलूं तो लोग जल्दी से पढ़ा के इसको आगे निकाल लेते हैं। किस किस के स्कूल में डिटेल में पढ़े हैं दोनों चैप्टर हैं? किसके स्कूल में ये दोनों चैप्टर डिटेल में हो चुके हैं, बताओ? आपका? बस खत्म। अभी देखना तुम यूज कितना है, अभी पता चलेगा आपको। यूजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, यूजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, सबसे पहले देखिए इधर कनिष्क, बस सुनो, आइए सबसे पहले लेके चलते हैं हम सिक्योरिटीज एनालिसिस। यूज है सिक्योरिटीज एनालिसिस, ठीक है। हमारा सबसे वाइब्रेंट बच्चा कौन है यहाँ पर, कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, कौन है? गौर शर्मा जाएगा जो एग्जाम्पल में लूंगा, और तुम छेड़ोगे फिर उसे। हाँ,
नहीं नहीं, ये तो तबाही मचा देगा। हाँ, ना 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 ना, इसको नहीं ले सकते हम लोग। ठीक है, तो चलो ऐसा करते हैं हम लोग, चलो गौहर छेड़ते हैं, तो छेड़ने दो, उसको क्या होता है। गौहर को अचानक से मन हुआ कि मैं जाके क्या करूं, एमआरएफ टायर से मिलूं। इसके मन में इच्छा जागी कि मैं एमआरएफ टायर से मिलूं। एमआरएफ मतलब मद्रास रबर फैक्ट्री। मद्रास किसको कहते हैं? चेन्नई को कहते हैं। मद्रास के रहने वालों को क्या बोलते हैं? हाँ, बहुत सारी फिल्मों में है ना, वो कैरेक्टर, साउथ इंडियन कैरेक्टर को एक स्टीरियोटाइप बना रखा होता है, बट दे आर वेरी इंटेलिजेंट, वेरी शार्प। इंडियन ब्यूरोक्रेसी में या तो बिहारी लोग हैं, बिहार के, या फिर साउथ के हैं, केरला के और तमिलनाडु वगैरह के। तमिलनाडु में उसको मद्रास, अच्छा, मद्रास रबर फैक्ट्री है। अब इसने कहा कि मुझे मिलना ही मिलना है। मन से पर कहता है क्या करेगा मिलके, सड़क पर ट्रक जा रहे होंगे, मिल ले उससे। कैसे मेरे ट्रक के टायर से मिल लेना। ये जगह नहीं नहीं, मैं तो वहीं मिलूंगा जाके। तो जब ही जाता है एमआरएफ के फैक्ट्री कंपाउंड में जाता है, तो वहां जाके देखता है क्या, सबसे पहले गेट के बाहर वाले, सबसे पहले बाहर वाले में बिल्कुल 12-12 फुट ऊंची दीवारें, उस पर इलेक्ट्रिक फेंसिंग, उनमें करंट चल रहा है। ये कहता है यार कमाल है। गेट पे सीआईएसएफ के कमांडोज है ना, AK-47 राइफल लेके खड़े हैं। ठीक है जी, ऐसे क्या, सीआईएसएफ कमांडो, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, गधा। सीआईएसएफ लेके ही चलते हैं उसको, दे आर एंटाइटल्ड टू कैरी दैट। कमाल कर रहा है यार। अरे दिल्ली एयरपोर्ट पे देखे हैं सीआईएसएफ के। हाँ, खतरनाक से खतरनाक हथियार होते हैं उनके पास। सीआईएसएफ की फुल फॉर्म सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। एमआरएफ क्या है, घास खोदने वाली कंपनी? अबे इंडस्ट्री तो है। पता चलता रोग पार्क में घास घास खरीदते हैं और क्या कहते हैं, गांव वाले देहातियों को, गाय भैंस वालों को बेच रहे हैं। इसलिए आराम से सोच समझ के बोलते हैं। तो सीआईएसएफ के कमांडो देर थे। फिर थोड़ा अंदर गया, मेटल डिटेक्टर से चेक करके अंदर जाके तमिलनाडु पुलिस वाले खड़े थे। फिर स्क्रीनिंग करी, तमिलनाडु पुलिस वाले रॉकेट लॉन्चर वॉन्चर लेके बैठे हैं भाई। थोड़ा और अंदर चले गए तो एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड बैठी हुई है, जिन्हें ब्लैक कैट कमांडो बोलते हैं। थोड़ा और अंदर गए तो मार्कोस बैठे हुए हैं, मेरीन कमांडोस, और खतरनाक, पूरा गोताखोरी की यूनिफॉर्म में, चाकू शाकू लगा के मेरे। ठीक है, और अंदर चले गए, पैराट्रूपर बैठ रहे हैं, मेरे मेरीन कैप वाले हैं जी। क्या चीज? अरे समझ तो लिया कि कहानी, कहानी का आनंद ले बेटा, इमोशनल मत, इमोशनल मत लो, ठीक है। मतलब ये, और गौर वेरी ऑब्जर्वेंट कर रहा है यार, क्या मतलब कमाल है यार, क्या हो रहा है ये। और अंदर जाते हैं। किसी ने कर्नल गद्दाफी का नाम सुना है? कर्नल गद्दाफी नहीं सुना होगा किसी ने। सुना किसी ने? ऑनलाइन में इक्षिता, कर्नल गद्दाफी जो एमईएन करते होंगे उन्होंने सुना होगा, लीबिया। बोलो, लीबिया, लीबिया। बोलो भाई, सुना किसी ने? एक बहुत मजेदार चीज बताता हूँ आपको मैं। कर्नल गद्दाफी जो होते थे ना, कर्नल गद्दाफी, वो इसने लीबिया पर कम से कम 40 साल तक राज किया। ठीक है, हाँ, उसके बाद उसको फिर रिवोल्यूशन हुआ, उसको पलट दिया गया। ये स्क्रीन पर फोटो दिख रही होगी आपको, दिख रहा है किसी को, ऑनलाइन वालों दिख रहा है? अरे देखो ये बंदा जो है, ये वाला, ऑनलाइन में, इज इट विजिबल? कोई तो यस बोले। सर। ये जो ऑनलाइन में दिख रहा है ना, इसके पीछे दिख रही है ना, ये सुंदरियां दिख रही हैं आपको, ये लड़कियां जो हैं, कर्नल गद्दाफी के बॉडीगार्ड्स में कोई भी बंदा नहीं था, मेल नहीं था, सारी फीमेल थी। 100 से ज्यादा घातक कमांडोज वो थी। एंड ही हैज नो ट्रस्ट ओवर मेल्स। फीमेल थी सारी की सारी, 100 थी, 100 के करीब। और वो देखा होगा भाई, इनके देख लो, इन कमांडोज को देख के शक्ल देख लो, ये देख लो, किसी को आंखों से निगाह से जला के भस्म कर देगी, इतनी खतरनाक है ये। दिख रहा है? हाँ, है ना? ये देख रहे, ये कर्नल गद्दाफी थे भाई साहब। और इनकी, इनका टाइटल शोल्डर भी कर्नल का ही है। एक एक अशोक टाइप का हमारे देश में दो, ये दिख रहे हैं यहाँ पर। ये लड़कियां दिख रही हैं इस तरफ किनारे पे जो खड़ी हैं, ये वाली देखो आप, ये थी। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब गौहर अंदर जाता है तो उसे क्या दिखता है कि दो कड़क ब्लैक कपड़ों में, वो शाहरुख खान का आता है ना, वी जॉन का एड है, उसमें कुछ लड़कियां ब्लैक कपड़ों में कमांडो बन के शाहरुख खान से लड़ रही होती हैं, उस तरह की लड़कियां। ठीक है, घातक लेजर बंदूकों के साथ, ऐसे। गौहर अपना चालू आदमी था, बहुत तेज बंदा था। ये जब यहां से चला ना, इसने पता क्या करा, रोज बर्ड्स होते हैं ना, बड़े शानदार सुर्ख लाल गुलाब वाले रोज बर्ड लेके चला था अपने साथ। मन से बोला भी था क्या करेगा इसका, इन्होंने कहा भाई काम आएंगे कहीं ना कहीं। अब लड़कियों की भाव भंगिमा इतनी खतरनाक, किससे काम है, एमआरएफ से मिलना है, नहीं जा सकता। अब गौहर गौहर था, इसने दो गुलाब के फूल निकाले, उनकी बंदूक की नलियों में डाल दिया ऐसे, लड़कियों के चेहरे पर टिंग मुस्काइल, बंदूकें हटी, गौहर अंदर चला जाता है। और अंदर जाके पता क्या बोलता है,
देखते एक बड़ा सा ट्रैक्टर का टायर जिसकी खूब मोटी मुंडी लगी होती है, कहता हेलो आई एम एमआरएफ। व्हाट्स रॉन्ग इन दिस? इशिता, व्हाट्स रॉन्ग इन दिस? ये मिलता है जाके, कोई जवाब दे, क्या गलत है? बड़ा ट्रैक्टर का टायर जिसकी मुंडी लगी होती है, रिवॉल्विंग चेयर में घूम के कहता है हेलो एम आई एमआरएफ। मुंह मत खोल बेटा, बस जवाब दे, व्हाट्स रॉन्ग इन दिस? ये शौक है, कह रहे क्या पढ़ाए जा रहे हैं आज? पॉसिबल है ऐसा? इतनी टीयर से एनीवे, चलो ठीक है, समहाउ ये एमआरएफ टायर से मिल जाए। ही कांट मीट एमआरएफ टायर, ही कांट मीट। ही कैन मीट रिप्रेजेंटेटिव, मैनेजिंग डायरेक्टर से मिल सकता है, डायरेक्टर से मिल सकता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से, सीएफओ से, चीफ ऑपरेटिव, इनसे मिलकर आ सकता है। वो तो मैंने टायर मुंडी ऐसी बता दिया। जब ये वापस आता है तो इसके दोस्त पूछते हैं, रघुपति पूछता है, कनिष्क पूछता है, और मान्या और इधर मनसिमर पूछते हैं, भाई कैसा था हमारा? करा भाई क्या सिक्योरिटी थी, क्या सिक्योरिटी थी। ठीक है, अरे ये आपको डिस्क्रिप्शन बताने लग जाता है। सो व्हाट ही इज डूइंग, सिक्योरिटीज एनालिसिस। क्या कर रहा है ये? सिक्योरिटीज एनालिसिस। तो क्या होगा सिक्योरिटीज एनालिसिस, बताओ भाई ताहिर। हाँ, किसी बंदे का सिक्योरिटीज नहीं करता, फिट्टे मुंह, कुछ नहीं होता ऐसा। सिक्योरिटी एनालिसिस का मतलब ये नहीं होता। सिक्योरिटीज का एक सिनोनिम्स होता है शेयर डिबेंचर्स बॉन्ड्स। अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी के शेयर डिबेंचर्स बॉन्ड्स को खरीदता है तो वो सिक्योरिटीज का एनालिसिस करता है। और उस सिक्योरिटीज एनालिसिस में क्या चीजों का ध्यान देता है? ये सब, ये कर्नल गद्दाफी वद्दाफी मत करना भाई, तुम बोलोगे क्या मजाक चल रहा था ये। कोई कर्नल गद्दाफी वद्दाफी कुछ नहीं है, से देखे। सिक्योरिटीज एनालिसिस के अंदर क्या देखा जाता है? अगर आपने किसी कंपनी के शेयर डिबेंचर्स और बॉन्ड खरीदे तो क्या होगा? आप देखते हैं सबसे पहले सेफ्टी ऑफ फंड्स। क्या देखेंगे? सेफ्टी ऑफ फंड्स, कि पैसा आपका सेफ है या नहीं है। दूसरा, रेगुलरिटी, रेगुलरिटी ऑफ रिटर्न्स, कि आप जो पैसा लगा रहे हैं उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है नहीं मिल रहा। ठीक है। और तीसरा आप बोलते हैं क्या? कैपिटल एप्रिसिएशन, जो आप पैसा लगा रहे हैं वो ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा। आपने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए 50 रुपए का, अब वो 60 का हो रहा है, 70 का हो रहा है, इसे कहते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। आपको रेगुलरली डिविडेंड मिल रहा है, इसे कहते हैं क्या? आपका रिटर्न। और आपका पैसा सेव है, डूब नहीं रहा, कंपनी डूबी नहीं, इसे कहते हैं आप क्या? सेफ्टी ऑफ फंड्स। तो जब हम सिक्योरिटी एनालिसिस करते हैं, सिक्योरिटीज एनालिसिस करते हैं, तो इन तीन चीजों का ध्यान देते हैं। क्या? कि एक कस्टमर की तीन रिक्वायरमेंट वो फुलफिल, इन्वेस्टर की तीन रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही नहीं हो रही है। एक, पैसा सेफ है, रेगुलेटिव रिटर्न है, और क्या? कैपिटल एप्रिसिएशन हो रहा है नहीं हो रहा है, इसे कहते हैं सिक्योरिटीज एनालिसिस। ये वो एमआरएफ टायर की फैक्ट्री में जाकर कर्नल गद्दाफी वाले बॉडीगार्ड से मिलकर, ऐसा कुछ नहीं है, वो मजाक था ऐसे ही। पर एग्जाम में कहीं ये तो याद तो नहीं रह जाएगा तुम्हें, ये कमांडो से मिला और ऐसा कुछ करके गया है? चलो, हो गया जी। आइए देखें, आपके पास एक व्यक्ति आता है, आपके पास एक व्यक्ति आता है और कहता है कि मुझे 50 लाख का सामान उधार भेज दो। आपको आजा भाई, तू मेरी बीवी का भाई, तुझे सामान भेजता हूँ 50 लाख का मैं। ऐसा नहीं होगा। यू विल ट्राई टू जज कि सामने वाला बंदे की कैपेसिटी पैसा लेने की है या नहीं है। ठीक है। आपने बड़े बड़े अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट देखे होंगे, 20,000 रुपए मंथ की सैलरी पे ले लीजिए 10 लाख का लोन। पैसे कौन दे देगा? 20,000 मंथ की सैलरी है, 10 लाख चुकाने में कितने दिन लग जाएंगे? उसे जवानी चली जाएगी बंदे की। लेकिन अट्रैक्टिव होते हैं। लेकिन पता क्या होता है? 20%, 30% ब्याज पे देते हैं वो लोग, और तुम पैसा ना चुकाओ, पैसा ना चुकाओ। ये प्राइवेट मनी लेंडर जो होते हैं, अनरेगुलेटेड मनी लेंडर, और नहीं चुकाओगे फिर तुम्हारी भयंकर पिटाई, सड़क पे पीट रहे होते हैं, भयंकर रिकवरी होती है। ठीक है, जैसे चाइनीज लोन ऐप है वैसा भी कर रहे होते हैं। एनीवे, लेट्स कम टू द पॉइंट। तो क्या होता है, समझिएगा। अगर अगर बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप लोन लेने जाते हैं तो वो क्या करते हैं? आपकी क्रेडिट बोरोइंग कैपेसिटी की क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं। वो एनालिसिस क्या कहलाता है? क्रेडिट एनालिसिस कहलाता है। आपका एनालिसिस कोई बैंक कर रहा है, या आप अपने किसी क्लाइंट का एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या इसे उधार दूं या ना दूं, वो एनालिसिस क्या कहलाता है? क्रेडिट एनालिसिस कहलाता है। क्या कहलाता है वो? क्रेडिट एनालिसिस कहलाता है। उसको क्रेडिट एनालिसिस कहते हैं। आप किसी सामने वाले का एनालिसिस कर, या आपका कोई एनालिसिस कर ले, कोई एक्सटर्नल पार्टी, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिससे लोन लेने जा रहे हैं,
वो उसे कहते हैं क्रेडिट, मतलब टू चेक क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। आपको मालूम है इकोनॉमीज का रेटिंग करती हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं, आपने सुना होगा मूजी, जैसे मूडीज है। तो ये क्या करते हैं, इंडिया की रेटिंग्स जो होती हैं जैसे A+, जैसा यूएस की रेटिंग सबसे हायर रहती है वर्ल्ड में A+। एक बार मूडीज के किसी एक बंदे ने, क्रिसिल है इंडिया के अंदर, मूडीज है, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स है, ये रेटिंग एजेंसीज हैं वर्ल्ड की। एक बार क्या करा इसने, मूडीज के एक बंदे ने क्या कर दी, मूडीज ने क्या कर दिया, यूएस की रेटिंग A+, A- कर दी। अब कंपनी तो अमेरिकन थी, उसके सीईओ को, सीएफओ को, सबको फायर कर दिया गया। ऐसे भी तो बायस भी होते हैं लोग, ये लोग बायस भी हुआ करते हैं। ठीक है जी। तो क्रेडिट एनालिसिस की बात कर रहे हैं, कौन करेगा क्रेडिट एनालिसिस? कोई बाहरी व्यक्ति, कोई बैंक, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमें लोन देने से पहले एनालिसिस करता है, उसे कहते हैं क्या, क्रेडिट एनालिसिस कहते हैं। ठीक है जी। चाहिए, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जनरली करते हैं, हम भी करवाते हैं किसी का, टू चेक क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, अब सोचो हमें लोन लेने जाना है, भाई मुझे घर का लोन, मुझे हाउसिंग लोन लेना था, मुझे होम लोन लेना था। तो मैंने क्या करा, पहले अपने बैंक मैनेजर से पूछा कि भाई मेरी सैलरी पे लोन मिलेगा नहीं मिलेगा। उसने मेरा सिविल विविल चेक करा, तो देखा कि एक कार का लोन था, जो कि मेरे भाई ने कार ली थी, उस समय उसकी लोन एलिजिबिलिटी थी, उसने मेरे नाम पे ले लिया। करीब करीब 1 सवा लाख रुपए पेंडिंग था। कह रहा सर आपकी लोन लेइंग कैपेसिटी कम होकर रखी है अभी, क्योंकि आपके लैंड चल रहा है। मैंने वो लोन चुका दिया। फिर मैंने क्या करा कि उस लोन अप्लाई करने से पहले मैंने देखा हमारे जो आधार कार्ड बने हुए थे ना, जब पहली पहली बार आधार कार्ड बनते थे वो कागज वाले, उनमें नाम, डेट, मैंने अपना और वाइफ का आधार कार्ड ठीक करवाया। उसके करीब करीब 4 साल 5 साल पहले से मैंने तैयारी करना शुरू कर दी। जो भी मेरी इनकम होती थी, जो आप लोग मुझे फीस देते हैं, वो मैंने वाइफ के नाम पे ट्रांसफर करना शुरू करा, उनकी रिटर्न भरनी शुरू करी। सो मेरी सैलरी की रिटर्न, मेरी वाइफ की वो वाली रिटर्न। तो क्या नतीजा निकला, अब बोथ ऑफ अस आर टैक्स पेयर। ठीक है जी। तो अब कई लोगों को लगता होगा ना कि मैं आपसे फीस तो कैश ले लेता हूँ, फीस कैश ले लेता हूँ, लेकिन कैश बहुत कम, ज्यादातर लोगों से अकाउंट में फीस लेता हूँ ना। और देखा होगा आप, अपनी वाइफ के अकाउंट में डलवाता हूँ, और वाइफ के अकाउंट में डलवाने के बाद हम इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, टैक्स भी भरते हैं। तो उस इनकम को, व्हाइट इनकम है, उसे गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं हम लोग। तो उसका नतीजा क्या निकला कि पिछले 4 सालों में मेरी वाइफ की टैक्स इनकम जो थी वो बढ़ गई, और मेरी, खैर ऑब्वियसली मैं तो नौकरी कर रहा हूँ इतने सालों से, मेरा भी बढ़ गया। देन वी बोथ अप्लाइड फॉर द लोन, हमें लोन आराम से मिल गया। तो मतलब क्या किया हमने, कि पहले अपने आप को लोन के लिए एलिजिबल बनाया। तो अगर मुझे बोरोइंग करनी है, दिस दिस इज नॉट अ स्मार्ट मूव। वरना लोगों को लोन लेने में परेशानी हो जाती है, घर की डील हो जाती है, लोन सैंक्शन नहीं होता। बट वी हैव टू नो फेस नो हर्डल, क्योंकि पहले से तैयारी करके चले थे। और जो जो डॉक्यूमेंट होते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, और जो भी डिटेल होती है, वो सारे के सारे अपडेट करके, मतलब मुझे लगता था थोड़ी बहुत गलतियां, उन सबको पहले मैंने अपडेट कराया, अपने पुराने लोन को चुकाया, सारे क्रेडिट कार्ड वगैरह क्लियर करे, एवरीथिंग। फोटो वोटो तक खिंचा के पहले रख ली थी। पहले मैंने बैंक से पता कर लिया था क्या क्या चीज चाहिए, अप्लाई करा, सैंक्शन 15 दिन में लोन। अब सोचो आपने अप्लाई करा, आपके आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग गलत है, पापा का नाम पूरा नहीं आ रहा, डेट ऑफ बर्थ शो नहीं हो रही है, तो पहले उसे चेक कराओ। और जब जरूरत होती है तब करेक्शन नहीं होती है। एक डॉक्यूमेंट अगर आपका ठीक नहीं होगा, और सरकारी बैंक लोन थोड़ी देता है इतने आराम से, ये आराम से लोन नहीं देते हैं। तो अगर एक भी अगर आपके डॉक्यूमेंट में एरर होगी, पहले उसे सुधरवाओ। सो आई केप्ट माई सेल्फ रेडी फॉर ऑल सच थिंग्स, सारी की सारी चीजें तैयार करी, 15 डेज में लोन सैंक्शन हुआ, चल पड़े आगे। तो यहाँ स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, इफ दे वांट टू बोरो मनी फ्रॉम समवन, तो ये अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लेती है, किससे, डेट एनालिसिस से। किससे चेक करती हैं, कि क्या हमारी बोरोइंग कैपेसिटी है भी या नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली एसेस कर देती हैं। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, डेट एनालिसिस। आप अपनी फर्म का बोरोइंग कैपेसिटी को जज करा लेते हैं, टेस्ट करा लेते हैं एक इंडिपेंडेंट एजेंसी से, डेट एनालिसिस कहते हैं इसको। तो जब कोई आपका एनालिसिस करता है, क्रेडिट एनालिसिस बोलते हैं, और जब आप अपना एनालिसिस खुद कराते हैं, तो क्या कहलाता है, डेट एनालिसिस कहलाता है। क्लियर है जी। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूजेस हमने बताया, सिक्योरिटीज एनालिसिस के रूप में, क्रेडिट एनालिसिस के रूप में, डेट एनालिसिस के रूप में। और आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा होगा, डिविडेंड डिसीजन, क्या हम डिविडेंड दें या ना दें। आपकी ऑपरेटिंग इनकम कम चल रही है, आपको फ्यूचर में फाइनेंशियल क्राइसिस झेलने पड़ सकते हैं, तो क्या करो आप, डिविडेंड न मत डिक्लेयर करो, क्या करो, रिटेन अर्निंग कर लो। किससे पता चलता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से तो पता चलता है। तो अगला वाला क्या आपके पास है, डिविडेंड डिसीजंस। ये हमने बोला था, ए सिक्योरिटी, बी क्रेडिट, सी डेट, और डी हम क्या लेके चल रहे हैं यहाँ पर, क्या, डिविडेंड। डिविडेंड डिसीजन किताबों में लिखा है ये सारा का सारा,
लेकिन आपको रिकैप्चुलेट कराने के लिए नंबर 4 ABC डी बोलते हैं इसको, और इसको क्या बोलते हैं, ई बोलते हैं। डिविडेंड डिसीजन है। और एक और क्या है, जनरल बिजनेस एनालिसिस। ये तो हर एनालिसिस का है, छोटे मोटे एनालिसिस हैं। सेल्स का हो गया, प्रॉफिट का हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट का हो गया, टैक्सेशन का हो गया, और कहाँ हमारे रिसोर्सेज जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हैं, लोन क्या ले रहे हैं, ये सब जनरल एनालिसिस के लिए आपको करना पड़ता है। इसका पार्ट होता है नंबर ई, जनरल एनालिसिस। ये आप लोग लेके चलते हैं किसके साथ? किसके साथ लेके चलते हैं ये? यूजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ठीक है जी। अब आपके पास अगला टॉपिक आ रहा है, पार्टीज इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। क्वेश्चन आता है, हाउ मैनेजमेंट इज इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, हाउ सप्लायर इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, हाउ बैंकर्स एंड लेंडर्स आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। जैसे क्वेश्चन आता था, व्हाई या हाउ मैनेजमेंट इज इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। बचपन में पढ़ा था, ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जगह क्या डाल दिया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कर दिया। तो मैनेजमेंट को क्या जानना होता है, अर्निंग कैपेसिटी, डिसीजन मेकिंग के लिए चाहिए होता है। एम्प्लॉय ट्रेड यूनियन को क्या चाहिए होता है, रेगुलरिटी ऑफ सैलरी, वेजेस एंड इंसेंटिव्स, और स्टेबिलिटी ऑफ देयर इनकम, उसके लिए चाहिए होता है। शेयर होल्डर ओनर को क्या चाहिए होता है, सेफ्टी ऑफ फंड्स, रेगुलेटिव रिटर्न और कैपिटल एप्रिसिएशन, इसलिए चाहिए होता है। पोटेंशियल इन्वेस्टर को क्या देखना होता है कि क्या मैं पैसा लगाऊं या ना लगाऊं, वो फैसला करना होता है। रेशोज अच्छी हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छी है, बैलेंस शीट अच्छी दिख रही है, तो लगाएगा पैसा। सप्लायर क्रेडिटर क्या चाहता है कि क्या उसका पैसा टाइम पे मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या और उधार दूं या ना दूं, वो जानना चाहता है। बैंकर और लेंडर लोन देने से पहले आपकी क्या देख लेते हैं, पेइंग कैपेसिटी है, क्या आप प्रिंसिपल चुका पाओगे, क्या आप इंटरेस्ट चुका पाओगे, इसलिए। ठीक है। रिसर्चर्स इंडस्ट्री का ट्रेंड जानने के लिए क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं। भाई बोला कि टायर इंडस्ट्री विल ग्रो विद 20%, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हैज विल शो 20% इंक्रीज इन देयर रेवेन्यू नेक्स्ट ईयर। तो कहां से आया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस तो आया। टैक्स अथॉरिटीज, टैक्स अथॉरिटीज क्या चाहती हैं भाई, टैक्सेस मिलेंगे नहीं मिलेंगे आपको। और कस्टमर क्या चाहते हैं, ये कस्टमर वाला तो बिल्कुल फालतू है, कि हमें हमारी जो हम इकोनॉमी, जो हम अपना सोसाइटी के रिसोर्सेज दे रहे हैं उसका रिटर्न, मतलब पता है क्या बोलने, देखो, कस्टमर हैव एन इंटरेस्ट इन इंफॉर्मेशन अबाउट कंटिन्यूअंस ऑफ एन एंटरप्राइज स्पेशली व्हेन दे आर लॉन्ग टर्म इन्वॉल्व। अब एक बात बताओ मुझे, साबुन बनाने वाली कंपनी है, कोई भी एक कंपनी, ठीक है, लक्स का साबुन से नहाता है, मान लो ये कहता है मेरी सुंदरता का राज लक्स साबुन, कनिष्क। अब लक्स बनाने वाली कंपनी अगर डूब गई तो ये नहाना बंद कर देगा, नहीं मैं तो उसी से नहाऊंगा, अगर दोबारा बनेगा तो नहाऊंगा। इस चक्कर में इसने क्या 50 साल बिता दिए। अभी वर्ल्ड का सबसे गंदा आदमी जो 50 साल से नहीं नहाया था वो मर गया कुछ दिन पहले। पता कैसे मरा, 50 साल में पहली बार नहलाया था उसको, मर गया। उसको यह था कि जिस दिन मैं नहाऊंगा उस दिन मर जाऊंगा। वो बीमार पड़ा, सर्जरी के लिए ले जाना था उसको, नहला दिया डॉक्टर ने उसको, बंदा टपक गया 1 हफ्ते में। तो ऐसा थोड़ी होगा कि ये लक्स से नहाता है, लक्स जब साबुन बनाएगी, लक्स जब दोबारा, नहीं नहीं, तो एजेस चली जाएंगी। कनिष्क नहाए ना, क्योंकि लक्स नहीं बन रहा, ऐसा थोड़ी होगा। तो ये फालतू फालतू की बात लिखी है, पर चलो लिखा है तो लिखा है, क्या कर सकते हैं। लिमिटेशंस आ जाती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की। लिमिटेशंस, क्या क्या लिमिटेशंस है उनको देख लेते हैं। हिस्टोरिकल एनालिसिस होता है, पास्ट में जो हुआ उसी का तो एनालिसिस होगा, तो वो कैसे यूजफुल है फ्यूचर के, हो भी सकता है ना भी हो, ये लिमिटेशन होती है। प्राइस लेवल के चेंजेस को इग्नोर करता है, कैसे, आपने कोई चीज खरीदी 10 करोड़ की, अब वो 50 करोड़ की, 100 करोड़ की, उसको तो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे हैं, ये बेकार है। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स इग्नोर होते हैं इसके अंदर, है ना। क्वालिटी बचपन में पढ़ा था ना, क्वालिटी, रेलेवेंसी, सुटेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी। और मान लो मैनेजर बहुत शानदार व्यक्ति है, और मान लो सुपरवाइजर तो मतलब समझ लो, मतलब क्लास अपार्ट है। उनकी आपने देखा होगा कुछ स्कूल्स के प्रिंसिपल्स और वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल्स देर मतलब दे आर वेरी जेन्युइन, वेरी वेरी ऑथेंटिक, बहुत शानदार। उनकी लीडरशिप में स्कूल क्या ग्रो करते हैं। आई टेल यू, मैं कैम्ब्रिज स्कूल में पढ़ाया करता था आज से 10 साल पहले। तो वहां पर एक प्रिंसिपल हुआ करती थी, मैडम सिरोही करके। जब स्कूल उनकी लीडरशिप में था तो नोएडा की टॉप 3 स्कूल्स में वो आया करता था। अब तो पता नहीं, अब कहीं गिनती नहीं है उसकी। ठीक है। जिस स्कूल में मैं, जो मेरा गवर्नमेंट स्कूल में मैं स्टूडेंट हुआ करता था, उसके प्रिंसिपल का नाम मुझे अभी तक याद है, मिस्टर BP काला। और मतलब एक टॉल, हैंडसम ओल्ड मैन, कड़क आवाज, ए, और सब हिल जाता था। टीचर क्या, बच्चे क्या, कुछ नहीं। ऑफिस में सिर्फ 15 मिनट के लिए बाहर निकलते थे अपने, बाकी कुछ नहीं। लेकिन क्या कड़क स्कूल चलता था, स्कूल पूरी दिल्ली के सारी जोन्स में टॉप करता था।
दिल्ली के बेस्ट 5 स्कूल्स में हुआ करता था, गवर्नमेंट स्कूल्स में लीडर। तो यहाँ क्या है आपका, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स जो होते हैं आपके मैनेजमेंट के, स्टाफ के, वो सब एम्प्लॉयज के, वो सब इग्नोर करे जाते हैं। सफर जो लिमिटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की है वो सब यहाँ भी आ जाएगी। एस्टिमेट पर बेस्ड है तो ये भी एस्टिमेट पर बेस्ड होगा। ट्रू एंड फेयर इन्फॉर्मेशन नहीं होती वो भी नहीं होगा। बायस होगा, बायस होगा, फर्क पड़ेगा ना इस पे भी। ठीक है, नॉट फ्री फ्रॉम बायस, पर्सनल प्रेजुडाइज तो आ ही जाते हैं वो। एंड वेरिएशन इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस अगर अलग अलग है तो रिजल्ट भी अलग ही तो आएंगे। और हमने बोला था विंडो ड्रेसिंग, याद है बचपन में विंडो विंडो ड्रेसिंग सिखाई थी। हाँ, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो क्या होता है, दिस हैपेंस आल्सो। सो दिस वाज योर चैप्टर नंबर क्या, 2। और इसमें अब इसकी एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस। जैसे पेज नंबर 2.12 में देखिए, मैं एक छोटा सा जलवा दिखा रहा हूं आपको। पेज नंबर 2.12 में असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन एक है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज जनरली यूजफुल इन क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस जनरली यूजफुल इन क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, ये असर्शन है। रीजन, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट एब्सोल्यूट एंड परसेंटेज फॉर्म। अब बताइए क्या असर्शन और रीजन करेक्ट है और रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? ठीक है, असर्शन गलत है। अभी बताया था ना क्रॉस सेक्शनल, आपको कहां बताया था, ये देखो ये रहा, ये देखो ये रहा। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल क्या है, हॉरिजॉन्टल में क्रॉस सेक्शनल दिख रहा है कहीं? वो तो ये है, असर्शन ही गलत हो गई। रीजन ठीक है, रीजन अपने आप में ठीक है, लेकिन वो ऊपर वाले का एक्सप्लेनेशन क्योंकि ऊपर वाले ही गलत है। तो इस तरह से देख रहे हैं, ये जो वेरिएशंस हैं आपको दिख रहे हैं, ये सिनोनिम्स जो हैं, ये आपको तंग कर सकता है। अगर आपको ये सिनोनिम्स ध्यान नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो करने ही करने, इसके करने हैं, एनसीईआरटी के करने, एंड दैट यू हैव टू डू। ध्यान रहेगा इसका, ठीक है जी। चलो अब हम क्या करते हैं, कैश फ्लो शुरू करते हैं। ठीक है, ऑनलाइन में क्या कहते हैं बताइए। लेट अस स्टार्ट कैश फ्लो। अपनी बुक खोल लीजिए, अपनी बुक खोलिए फटाफट से, और पेज नंबर ओपन कर लीजिए। S.29, S.29 खोलिए जरा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंडर विच सब हेडिंग्स फॉलोइंग आइटम्स विल बी प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। 2019 कंपार्टमेंट में आया क्वेश्चन है। आपसे क्या पूछा गया है, सब हेड पूछा गया है, सब हेड। मेरी एडवाइस क्या है, आप जब इसको सॉल्व करें, आप मेजर हेड और सब हेड दोनों के साथ करना सॉल्व, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता, जस्ट राइट इट। कई बार क्या होता है कि मार्किंग स्कीम में सब हेड मेजर हेड की कैटेगरी में आ जाता है, फिर दिक्कत हो जाती है। तो एज ए प्रूडेंस, एज ए मैटर ऑफ प्रूडेंस में, जैसे देखिए जनरल रिजर्व, व्हाट इज मेजर हेड? नहीं, शेयर होल्डर्स फंड। व्हाट इज सब हेड? रिजर्व सरप्लस। बैंक ड्राफ्ट्स इन हैंड, व्हाट इज मेजर हेड? करंट असेट्स। सब हेड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। 9% लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, व्हाट इज मेजर हेड? नॉन करंट लायबिलिटीज, व्हाट इज सब हेड? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। फर्नीचर, व्हाट इज मेजर हेड? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स। और प्रॉपर्टी प्लांट क्या आपके पास है, सब हेड। इन्होंने क्या दे रखा, हाँ प्रॉपर्टी प्लांट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ये क्या है, मेजर हेड क्या है? रिजर्व्स एंड सरप्लस, मेजर हेड। हाँ, शेयर होल्डर्स फंड। और फिर सब हेड क्या है? रिजर्व्स एंड सरप्लस। ट्रेडमार्क्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स में इंटेंजिबल एसेट्स। और मेजर हेड क्या है इसका? नॉन करंट एसेट्स। और चलते हैं आगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स कहां जाएंगे? अरे बेटा मेजर हेड बता क्या है, करंट लायबिलिटी। उसके बाद सब हेड क्या है? ट्रेड पेबल्स। बिल्स रिसीवेबल, मेजर हेड क्या है? करंट एसेट्स। सब हेड क्या है? ट्रेड। ऐसा करके, इस तरह से ध्यान रहेगा, इसको इस तरह से करना है इसको। अच्छा जी, पेज नंबर S.28 पर क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम द फॉलोइंग मेजर हेड्स। अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन में मेजर हेड पूछा गया है, तो वर्क इन प्रोग्रेस बताओ कहां जाता है? क्या? करंट एसेट्स, वर्क इन प्रोग्रेस। अबे इन्वेंट्री, इन्वेंट्री वर्क इन प्रोग्रेस। इन्वेंट्री किसके अंदर जाता था?
करंट एसेट्स किसके अंदर हुई? देखो इसने मेजर हेड बोला हुआ है, तो मेजर हेड तो करंट एसेट्स हुआ, और सब हेड क्या हुआ ना, इन्वेंट्री। तो जब बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आया था, मतलब बेचारे जो फेल होने वाले बच्चे थे उनको और फेल करवाया, वो तो लिख के आया इन्वेंट्री, हो गया कवाड़ा। यहाँ तो मेजर हेड बोला हुआ है, इसीलिए बोल रहा हूँ सब हेड मेजर हेड दोनों लिख के जाएं, ताकि कोई चांस ना बने किसी के पास कटने का। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स कहाँ जाएगा बताइए? प्रोविजन फॉर टैक्स, अबे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस नहीं होते, वो कौन सा हेड है, सब हेड या मेजर हेड? मेजर हेड क्या होगा? करंट लायबिलिटीज, ठीक है। माइनिंग कॉल्स इन एडवांस, सॉरी कॉल्स इन एडवांस, व्हाट इज कॉल्स इन एडवांस? करंट लायबिलिटीज। तो मेजर हेड सब हेड क्या होगा? कॉल्स इन एडवांस, अदर करंट लायबिलिटीज, ठीक है। कैपिटल एडवांस कहां जाएगा? कैपिटल एडवांस, कैपिटल एडवांस, ओ कैपिटल एडवांस, आपने किसी एसेट्स को खरीदने के लिए एडवांस दे रखा है, कैपिटल एडवांस। खोलो खोलो चैप्टर 1 खोलो फटाफट से, ओपन अप चैप्टर 1 जल्दी से। कोई इशिता बता मुझे कैपिटल एडवांस कहां जाएगा, खोल के देखिए। जब भी कोई डाउट होता है तुरंत से बुक को रेफर करिए और देख लीजिए, वो ज्यादा, पेज नंबर 1.30, पेज नंबर 1.30 दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, उसके अंदर जाता है। कोई कह रहा है कुछ, कोई कह रहा है कुछ। पब्लिक डिपॉजिट्स कहां जाते हैं? पब्लिक डिपॉजिट्स लॉन्ग टर्म, क्या बोले में हेड बता? लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स थे। सिर्फ डिपॉजिट्स कहां जाते हैं? शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स में। और सिक्योरिटी डिपॉजिट्स कहां जाते हैं? नॉन करंट एसेट्स के अंदर। तो मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था, और आप लोग इसका ध्यान बिल्कुल नहीं रख रहे थे, तो इसलिए इनको पढ़िए, जितना पढ़ेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, you'll फील गुड अबाउट इट। ठीक है जी, तो एनीवे बंद कर लेते हैं, चलो ठीक है। So let's close the class today। अगली क्लास में पढ़ेंगे कैश फ्लो। कैश फ्लो कम से कम 3 क्लासेस हमारी लेगा बड़ी बड़ी, और थोड़ा क्लास 4 बजे कर ले क्लास को।